Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine and doing well. अच्छा, इस सेशनल 2 से पहले हम लोग इनहेरिटेंस का टॉपिक देख रहे थे। इनहेरिटेंस का बेसिक आइडिया क्या है, उसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, उसको ऊप में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बेसिक किन थॉट्स की ज़रूरत है, वो सारे हमने डिस्कस कर लिया था। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल कराई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कैसे एक क्लास कमीशन एम्प्लॉय के नाम से मौजूद है और उसके सारे एट्रीब्यूट्स और सारे मेथड्स एक दूसरी क्लास बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को कराई थी। और जो बेस प्लस कमीशन की क्लास थी उसमें जो कमीशन एम्प्लॉय वाले एट्रीब्यूट्स हैं और मेथड्स हैं, उसके अलावा उसमें एडिशनल एट्रीब्यूट्स भी थे और एडिशनल मेथड्स भी थे, या जो कमीशन क्लास के फंक्शंस हैं वो थोड़े से डिफरेंट तरीके से उसमें इम्प्लीमेंटेड थे। ठीक है, ये एक एग्जांपल था कि कमीशन क्लास के सारे जो उसके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स, वो सारे दूसरी क्लास में मौजूद हैं। तो फिर हम एक नई क्लास जो बना रहे हैं उसमें वही कोड रीयूज कैसे कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन था वो ये था बेसिकली, जिसके लिए हमने वो एग्जांपल की थी। ठीक है, वो हमने फिर लैब जो थी लैब 12, उसमें मैंने आपके साथ वो डिस्कस भी की थी डायग्राम के जरिए। वो डायग्राम देख लेते हैं एक दफ़ा। ये डायग्राम लास्ट टाइम मैंने आपको ये लैब टास्क के तौर पे दिया था, बल्कि हमने लैब में इम्प्लीमेंट भी किया था। ठीक है, ये क्लास है कमीशन एम्प्लॉय के नाम से। ठीक है, इसमें एट्रीब्यूट्स थे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ग्रॉस सेल्स और कमीशन रेट। और इसमें फंक्शन याद है, सारे कंस्ट्रक्टर था क्लास का, सारे सेटर्स और गेटर्स थे, और एक फंक्शन था जो उसकी एम्प्लॉय की अर्निंग कैलकुलेट करता है, और एक टू स्ट्रिंग का फंक्शन है जो एम्प्लॉय के सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को शो करता है। फिर मैंने कहा आपने एक दूसरी क्लास बनानी है बेस प्लस कमीशन। इसमें ये सारे एट्रीब्यूट्स होंगे फर्स्ट नेम से लेके कमीशन रेट तक। इसमें ये सारे सेटर्स एंड गेटर्स होंगे। इस अच्छा, लेकिन इसमें एट्रीब्यूट्स के में एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है बेस बेस सैलरी इसका एट्रीब्यूट है। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एसएसएन, ग्रॉस सेल्स, कमीशन रेट, ये सारे एट्रीब्यूट्स तो इसके हैं ही, प्लस इसमें बेस सैलरी का एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट भी है। फिर इसमें चूंकि सेट और गेट के इसमें सारे फंक्शन जो कमीशन एम्प्लॉय में है सारे इसमें होंगे, प्लस बेस सैलरी का सेट और गेट का फंक्शन भी इसमें होगा। तो फंक्शन में ये एडिशन होगी। अर्निंग का फंक्शन जो हम यूज करेंगे तो उसमें जो है एम्प्लॉय कमीशन एम्प्लॉय का हम क्या करते थे, ग्रॉस सेल और कमीशन रेट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे, तो अर्निंग फाइंड हो जाती थी। इसमें ग्रॉस सेल और कमीशन रेट में बेस सैलरी ऐड कर देंगे तो इसकी अर्निंग फाइंड हो जाएगी। तो अर्निंग का फंक्शन मौजूद रहेगा, थोड़ा उसमें चेंज आ जाएगा। टू स्ट्रिंग का फंक्शन जो है वो भी उसने सारे एट्रीब्यूट को शो करना है, तो बेस प्लस कमीशन में वो क्या करेगा, बाकी एट्रीब्यूट्स के अलावा बेस सैलरी को भी शो करेगा। इसके अलावा कंस्ट्रक्टर में ये डिफरेंस आ जाएगा बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के, इसमें एक एट्रीब्यूट और उसने इनिशियलाइज करना होगा। तो अब ये मैं कह सकता हूँ 80-90% दोनों क्लासेस का कोड सेम है। बेस प्लस कमीशन की क्लास में कुछ चीजें एडिशनल है। तो यही चीज हम इनहेरिटेंस का बेसिक कंसेप्ट ये है कि एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास के किसी और क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स मौजूद है और कुछ चीजें एडिशनली मौजूद है। ये इनहेरिटेंस का बेसिक कंसेप्ट है। तो इस वीक में हम ये देखेंगे कि बजाय इसके कि मैं बेस प्लस कमीशन की क्लास स्क्रैच से इंप्लीमेंट करूं, मैं उसे कमीशन एम्प्लॉय की चाइल्ड क्लास बना दूंगा। जब मैं उसे उसकी चाइल्ड क्लास बना दूंगा तो उसके सारे एट्रीब्यूट, सारे फंक्शंस इनहेरिट हो जाएंगे। वो मुझे दोबारा से बेस प्लस कमीशन में नहीं लिखना पड़ेगा, और मुझे बेस प्लस कमीशन की क्लास में सिर्फ वो चीजें लिखनी पड़ेंगी जो एडिशनल है, जो कमीशन एम्प्लॉय में मौजूद नहीं है। ठीक है, ये एग्जांपल हम इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सिंपल सी एग्जांपल जो है वो इंप्लीमेंट करके देखते हैं। इनहेरिटेंस की बिल्कुल सिंपल एग्जांपल पहले वो इंप्लीमेंट करेंगे, फिर ये वाली एग्जांपल जो हम बगैर इनहेरिटेंस के कर चुके हैं, कमीशन एम्प्लॉय और बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय की, वो इनहेरिटेंस के साथ करेंगे।
ठीक है, पहले हम इनहेरिटेंस की सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मैं आपको कहता हूँ दैट से दो क्लासेस हैं, एक क्लास है ए और दूसरी क्लास है बी। ये ए और बी क्लासेस हो गई। अब मैं ये कह रहा हूँ कि बी और ए के दरमियान इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप है। बी जो है वो ए की चाइल्ड क्लास है। ये कैसे मुझे पता चला? इसके लिए ए और बी के कुछ एट्रीब्यूट्स अज्यूम करते हैं। ए क्लास का एक, ये ए क्लास की डायग्राम है। इसके एट्रीब्यूट्स लेट से मैं लिखता हूँ इंटीजर एक्स और स्ट्रिंग वाई, ये इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या होंगे, मेथड्स क्या क्या होंगे? इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर होगा, क्लास का जो नाम है उसी नाम से, और इसे मैं दो एट्रीब्यूट्स, एक एक्स एक्स और एक वाई वाई के नाम से दो एट्रीब्यूट्स इनपुट के तौर पे भेज दूंगा। ठीक है, पहले की टाइप इंटीजर होगी ताकि वो एक्स एट्रीब्यूट को मिल सके, और दूसरे की टाइप जो है वो स्ट्रिंग होगी ताकि वो वाई एट्रीब्यूट को मिल सके। ठीक हो गया, ये इसका कंस्ट्रक्टर हो गया। बाकी इसके सेटर और गेटर होंगे। एक इसमें सेट एक्स फंक्शन होगा और एक गेट एक्स फंक्शन होगा। ठीक है, सेट एक्स को इंटीजर इनपुट मिलेगा और गेट एक्स जो है वो रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू। ठीक हो गया। इसी तरह इसमें फंक्शन आ जाएगा सेट वाई का और गेट वाई का। सेट वाई का इनपुट होगा इंटीजर टाइप का और वो रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बन गया और इसके दो एट्रीब्यूट्स के दोनों के सेटर और गेटर बन गए। ठीक है, ये होगी एक क्लास है। दूसरी क्लास बी जो है वो क्या होगी? वो मैंने आपको बताया कि वो चाइल्ड क्लास होनी चाहिए ए की। तो इसका मतलब है कि बी में ए के सारे एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, दूसरी क्लास है बी। ये दूसरी क्लास आ गई बी। अब बी में बी जो है वो ए की चाइल्ड क्लास है। इसका मतलब यह है कि बी के जो एट्रीब्यूट्स एक्स और वाई है वो आप ए का जो एट्रीब्यूट है एक्स और वाई वो बी में मौजूद है। एडिशनली बी में अपने भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो इनके अलावा है, जो उसने इनहेरिट नहीं किए। वो अलग से डबल टाइप का एक एट्रीब्यूट है जेड। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर की बात करनी है। अब बी क्लास का एट्रीब्यूट, इसमें सबसे पहली बात आपने ध्यान में रखनी है कि बी क्लास का सिर्फ एक एट्रीब्यूट जेड नहीं है। बी जो है वो ए क्लास की चाइल्ड क्लास है। इसका मतलब बी के तीन एट्रीब्यूट्स हैं, एक्स वाई और जेड। एक्स की टाइप है इंटीजर, वाई की टाइप है स्ट्रिंग और जेड की टाइप है डबल। ठीक हो गया, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब सेटर्स और गेटर्स जो है, लेकिन मुझे एक्स और वाई दोबारा से बी में लिखने की जरूरत नहीं, जब मैंने ये एरो बना के ये बता दिया कि ये चाइल्ड क्लास है। ठीक, अब मुझे इसके अंदर सेटर और गेटर कौन कौन से लिखने हैं? एक्स और वाई के लिए सेटर और गेटर लिखने की जरूरत नहीं, वो इनहेरिट हो गए बी में, जब मैंने आपको ये बताया कि बी जो है वो चाइल्ड क्लास है। अब मुझे इसके अंदर सेटर और गेटर कौन सा लिखना है? सेट जेड लिखना है और गेट जेड लिखना है। ठीक है, सेट जेड को इनपुट टाइप मुझे इसे डबल टाइप का इनपुट आर्गुमेंट देना है
और गेट जेड ने क्या करना है, उसने डबल वैल्यू को रिटर्न करना है जो कि जेड एट्रीब्यूट की वैल्यू है। ठीक हो गया। अब इसके बाद आ जाता है कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर वाली बात है हमें। बी क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है उसको कितने एट्रीब्यूट्स जाएंगे, उसको उसके कितने इनपुट पैरामीटर होंगे, उसके 3 इनपुट पैरामीटर होंगे। क्यों? क्योंकि बी क्लास के 3 एट्रीब्यूट्स है, एक्स वाई और जेड। दो वो जो वो ए क्लास से इनहेरिट कर रहा है, एक वो जो उसका अपना है। इसलिए इसको 3 वैल्यूज इनपुट के तौर पर मिलेंगी। एक इंटीजर लेट्स एक्स एक्स मिल जाएगा, एक इसको स्ट्रिंग वाई वाई मिल जाएगा, और तीसरा इसको क्या मिलेगा, तीसरा इसको डबल टाइप का एक जेड जेड के नाम से हम भी कर लेंगे। ठीक है, अब ये इसके कंस्ट्रक्टर को देखिए, वो मैं कैसे बनाऊंगा। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है, जरा सा उसको अंडरस्टैंड करना। ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे होगा? ठीक है, ये इस डायग्राम की बात हो रही है, इसमें ए क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो, उसका मैं पूरी डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ए क्लास के कंस्ट्रक्टर को दो आर्गुमेंट्स मिलेंगे, एक इंटीजर एक्स एक्स और एक स्ट्रिंग वाई वाई। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, एक्स जो है एट्रीब्यूट एक्स की वैल्यू इनपुट पैरामीटर एक्स एक्स के इक्वल कर दूंगा, और एट्रीब्यूट वाई की वैल्यू वाई इनपुट पैरामीटर वाई वाई के इक्वल कर दूंगा। ये चीज तो अभी तक हम करते रहे, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये ए क्लास का कंस्ट्रक्टर है। अब आ जाए बी क्लास के कंस्ट्रक्टर की तरफ। ये जो मैंने यहाँ पर आपसे अभी बात की है कि बी क्लास के, ये जो बी क्लास का कंस्ट्रक्टर है, मैंने इसको कहा इसको 3 आर्गुमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, वो 3 आर्गुमेंट्स मिलने के बाद वो कैसे बी क्लास के तीनों आर्गुमेंट्स को वैल्यूज कैसे मिलेंगे। ये बी क्लास का कंस्ट्रक्टर है, 3 इनपुट वैल्यूज को मिलेंगे, इंटीजर एक्स एक्स, स्ट्रिंग वाई वाई और डबल जेड जेड। ठीक हो गया। अब इसमें जो एट्रीब्यूट जेड है, ये तो सिंपल है हमें। ठीक है, इसकी बजाय मैं यहाँ सेट जी का एट्रीब्यूट भी कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, वो मेरी मर्जी है। आपकी बुक के एग्जांपल में सेट जी का कर सकते हैं, ये तो इसका अपना एट्रीब्यूट है। ये तो चाइल्ड क्लास का अपना एट्रीब्यूट है, इनहेरिट नहीं। जो इनहेरिटेड है उनके लिए क्या करना है। अब ये जब बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, तो एक्चुअली ए क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हुआ है, क्योंकि ए जो है वो चाइल्ड क्लास है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो एक्स और वाई एट्रीब्यूट्स हैं, ये एक्स ए क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करके वहां पर अपनी वैल्यूज शो कर सके। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं कीवर्ड यूज करूंगा सुपर का कीवर्ड यूज करूंगा, और उसको क्या करूंगा, उसको 2 वैल्यूज एक्स एक्स और वाई वाई पास कर दूंगा। इसका क्या मतलब है, कॉल दी कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास। इसका मतलब यह है कि मुझे बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। यानी कि मुझे चाइल्ड क्लास बी के तीनों एट्रीब्यूट्स एक्स वाई और जेड को वैल्यूज देनी थी। तो जेड तो उसका अपना एट्रीब्यूट है, यानी इनहेरिटेड नहीं है, तो उसको तो वैल्यू ऐसे दे दी जैसे देनी थी। लेकिन जो 2 एट्रीब्यूट्स पेरेंट से इनहेरिट किए, उनके इसके लिए क्या किया है, सुपर का कीवर्ड यूज करके, और फिर जिस तरह सुपर के साथ ब्रैकेट्स लिखी हैं जो फंक्शन कॉल के लिए यूज होंगी, इसका मतलब है सुपर क्लास का पेरेंट क्लास का बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करो। अब बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर इस कॉल को मैच करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या वैल्यू पास होंगी, दो, एक इंटीजर एक्स एक्स और एक स्ट्रिंग वाई वाई पास होगा। तो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को देखेंगे, उसको एक इंटीजर एक्स वैल्यू और एक स्ट्रिंग वाई वैल्यू इनपुट के तौर पे चाहिए। तो वो वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंगली एट्रीब्यूट एक्स और वाई को असाइन हो जाएगी।
ठीक है, तो इस सारी बात की समरी क्या है कि आपने जब भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो आप चाइल्ड क्लास जब डिफाइन करेंगे तो पेरेंट के एट्रीब्यूट और फंक्शंस वहां पर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो बस आपने जब ये बता देंगे, हम एक्सटेंड का कीवर्ड अभी यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब बेस क्लास का चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो उसके अंदर सुपर के कीवर्ड के जरिए चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर भी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल करेंगे। ठीक है, ये सुपर का कीवर्ड ये क्या कर रहा है, ये चाइल्ड के क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, ताकि पहले जो एट्रीब्यूट्स चाइल्ड ने पेरेंट से इनहेरिट किए पहले उनको वैल्यूज असाइन होंगे, फिर जो उसका अपना इंडिजिनस एट्रीब्यूट है जो उसने इनहेरिट नहीं किया उसको बाद में वैल्यू देती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये z को वैल्यू दी है। ठीक हो गया, अब इसको हम चलाकर देखते हैं इस कोड को। ठीक है, ये मैं नोटपैड में ये कोड आपको चलाकर इसको प्रैक्टिस करते हैं कि इनहेरिटेंस कैसे मेंटेन होगी। ठीक है, इसका कोड मैं कॉरेस्पॉन्डिंग फोल्डर में जाकर रखूंगा। ठीक है, वीक 13 के ये मैंने ठीक है, अभी मैं ये ए क्लास क्रिएट करूंगा, फिर बी क्लास क्रिएट करूंगा। ठीक है, मैं क्लास क्रिएट करता हूँ पब्लिक क्लास ए। ठीक हो गया, और इसे मैं एट्रीब्यूट दूंगा, प्राइवेट एट्रीब्यूट दूंगा इंटीजर एक्स और प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप एट्रीब्यूट दूंगा वाई। ठीक हो गया, इसे मैं अपने कॉरेस्पॉन्डिंग फोल्डर में रख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक क्लास बना ली। तो मैं इसका कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ पब्लिक ए क्लास, इसे 2 इनपुट पैरामीटर्स दूंगा, इंटीजर एक्स और स्ट्रिंग वाई 2 पैरामीटर मैंने दे दिए। इसके बाद सेटर्स और गेटर्स हैं। एक सेट एक्स का फंक्शन लिखूंगा, एक गेट एक्स का फंक्शन लिखूंगा, एक सेट वाई का फंक्शन लिखूंगा, एक गेट वाई का फंक्शन लिखूंगा। ठीक है, सेट एक्स के फंक्शन जो है पब्लिक एक्सेस टाइप पब्लिक होगी, रिटर्न टाइप वॉइड होगी, क्योंकि सेट का फंक्शन जो है वो कुछ रिटर्न नहीं करता, उसे इनपुट दूंगा एक्स के नाम से, और वो एक्स वैल्यू जो है वो एट्रीब्यूट एक्स को मिल जाएगी। ठीक हो गया, अभी तक जो मैंने कोड लिखा उसको साथ साथ कंपाइल कर लेता हूँ।
का पाथ प्रॉपर्ली कॉपी कर लेता हूँ। आप अपने विंडोज़ के एनवायरनमेंट के हिसाब से देख लीजिएगा टॉप बार में से कैसे पाथ कॉपी करना है। ठीक है, ये मैं पाथ कॉपी कर लिया। अब मैं जावा सी करके ए डॉट जावा की फाइल को ए डॉट जावा की फाइल को कंपाइल करता हूँ। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब वापस आता हूँ। मैंने पहले सेट एक्स का फंक्शन लिखा है, अब गेट एक्स का फंक्शन लिखूंगा। गेट एक्स का फंक्शन भी पब्लिक एक्सेस टाइप होगी, रिटर्न टाइप जो है इसकी इंटीजर होगी। क्यों? क्योंकि एक्स जो इंटीजर टाइप का एक एट्रीब्यूट है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा एक्स एट्रीब्यूट की वैल्यू। ठीक होगा। इसी तरह सेट वाई जो है वो पब्लिक एक्सेस फंक्शन है, रिटर्न टाइप वॉइड है। ठीक है, और इसको क्या मिलेगा, इसको स्ट्रिंग टाइप जो है इनपुट मिलेगी। और ये रिटर्न क्या करेगा, ये इनपुट क्या करेगा, वाई जो स्ट्रिंग है उसे, इसे इनपुट स्ट्रिंग जो है वो वाई के नाम से मिला है, तो ये जो इनपुट वैल्यू पैरामीटर है इसे एट्रीब्यूट वाई के इक्वल कर देगा। फिर आ जाता है गेट वाई। गेट वाई पब्लिक, ये स्ट्रिंग टाइप का चूंकि पैरामीटर है तो एट्रीब्यूट है, इसलिए ये स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। इनपुट पैरामीटर से नहीं दूंगा मैं, जैसे हम गेट के फंक्शन में करते हैं। और ये रिटर्न क्या करेगा, वाई की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक हो गया। तो ये मैंने गेट एक्स ने एक्स की वैल्यू रिटर्न करा दी, सेट वाई ने वाई की वाई एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट करके दी, और रिटर्न वाई ने वाई की वैल्यू रिटर्न कर दी। ठीक हो गया। ये मैंने एक क्लास बना ली। अब मैं इसकी चाइल्ड क्लास बनाऊंगा बी के नाम से। बी के नाम से मैंने एक क्लास बना ली। ठीक है, अब इसमें मैंने आपसे बताया एक एट्रीब्यूट रखूंगा, डबल एक्स। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि बी जो है वो ए की चाइल्ड है, तो ये कंपाइलर कैसे पता चलेगा, इसके लिए मैं लिखूंगा एक्सटेंड ए, बी एक्सटेंड ए। बी जो है वो ए की मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो हमने यहाँ पर डिस्कस करनी हुई है कि कंपाइलर को कैसे बताना है कि बी क्लास जो है वो ए का चाइल्ड क्लास है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक्सटेंड की क्लास यूज करेंगे, एक्सटेंड का कीवर्ड। ठीक है, बी एक्सटेंड्स ए। इसका मतलब ये कि ए के जितने एट्रीब्यूट हैं, यानी कि जितने एट्रीब्यूट से क्या मुराद है, एक्स और वाई, और जितने फंक्शंस हैं वो सारे ए के जितने भी एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं वो सारे बी के अंदर मौजूद है। बी एक्सटेंड्स ए का मतलब ये है कि ए के सारे एट्रीब्यूट और सारे मेथड्स बी में इनहेरिट हो गए। अब एडिशनल, अब बी के अंदर जो एट्रीब्यूट मैंने डिक्लेयर किया वो एडिशनल एट्रीब्यूट है। ठीक हो गया। तो मैं सेव कर लेता हूँ बी के नाम से, और ये जावा। ठीक हो गया। ये मैंने बी क्लास बना ली। अब इसका मुझे सेटर और गेटर कंस्ट्रक्टर बाद में लिखेंगे, पहले मैंने इसका एक कंस्ट्रक्टर लिखना है तो बाद में लिखूंगा, उससे पहले मैं सेटर्स और गेटर्स की बात करता हूँ। जैसे बी क्लास में ए के दो एट्रीब्यूट्स एक्स और वाई, ये सॉरी, ये डबल का हम नाम सेट रखेंगे, डिफरेंस डालेंगे। अच्छा, जैसे ही एट्रीब्यूट एक्स और वाई इनहेरिट हो गए, वैसे ही ये
सेट एक्स और गेट एक्स, सेट है वाई और गेट वाई, ये भी इनहेरिट हो चुके हैं। अब बी के अंदर इनके सेटर्स लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मौजूद है। अब सिर्फ सेट जी का एक फंक्शन लिखना है और एक गेट जी का फंक्शन लिखना है। सेट जी का जो फंक्शन है ये पब्लिक एक्सेस, रिटर्न टाइप इसकी होगी वॉइड और इनपुट इसे मिलेगा डबल टाइप का जेड जेड के नाम से एट्रीब्यूट। तो जेड को मैं एट्रीब्यूट जेड जो डबल जेड के इक्वल हो जाएगा। फिर आ जाता है गेट जी, रिटर्न टाइप है डबल और एट्रीब्यूट का नाम और फंक्शन होगा गेट जी। इनपुट टाइप वॉइड होती है गेटर के फंक्शन में, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा जेड एट्रीब्यूट की वैल्यू। ठीक है, तो सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट जो क्या ऐड किया है बेस क्लास के अलावा, तो सिर्फ उन्हीं के गेटर और जेटर लिखे, बाकी हमें वैसे ही अवेलेबल है इनहेरिटेंस की वजह से। ठीक है, मैं कंपाइल करता हूँ, एरर तो नहीं है कोई। अच्छा, अब इसमें कंस्ट्रक्टर का इशू आया, तो वो भी कंस्ट्रक्टर, इसने एरर क्या दिया है, कंस्ट्रक्टर ए इन क्लास ए कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स। ठीक है, अभी ये कंस्ट्रक्टर का इशू आया, वो क्यों कंस्ट्रक्टर का इशू आया, जो सेटर और गेटर मैंने लिखे उनमें कोई इशू नहीं आया, कंस्ट्रक्टर में इशू आया, उसको रिजॉल्व करते हैं। ये इशू खत्म हो जाएगा। ये मैंने क्लास बनाई है बी क्लास का, कंस्ट्रक्टर लिखूंगा। अब मैंने आपको एग्जांपल में अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि बी का जो कंस्ट्रक्टर हम लिखते हैं, ये बी क्लास का कंस्ट्रक्टर है, इसको बी क्लास का अपना इंडिजिनस एट्रीब्यूट एक ही है, लेकिन दो उसने इनहेरिट किए हैं, तो उन तीनों के हिसाब से कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, और यही हमारा कंपाइलेशन में एरर भी आया। तो बी के कंस्ट्रक्टर को मुझे तीन वैल्यू देनी है, एक वैल्यू जो कि एट्रीब्यूट एक्स को जाएगी, एक पैरामीटर जो एट्रीब्यूट वाई को जाएगा, और ये दोनों एक्स और ये दो वैल्यूज तो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स के लिए ये दोनों पैरामीटर्स यूज होंगे। एक पैरामीटर अपना जो एट्रीब्यूट है जेड, उसके लिए भी चाहिए होगा जो इंडिजिनस एट्रीब्यूट है। ठीक होगा, ये मैंने कंस्ट्रक्टर लिखा। अब पहले मैं वो वैल्यूज असाइन करना चाह रहा हूँ जो कि मैंने चाइल्ड क्लास से ली है। तो पहले चाइल्ड क्लास का मैं कॉल करूंगा कंस्ट्रक्टर, पेरेंट क्लास का, सॉरी, ठीक है, ये पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर जो मैंने कॉल किया। इसके बाद में जो z का एट्रीब्यूट है उसको बाद में वैल्यू असाइन करूंगा। ठीक हो गया। तो ये अब वो जो कंस्ट्रक्टर वाला इशू था रिजॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया क्लास बी का, जिसके अंदर सिर्फ उसका अपना एट्रीब्यूट z को हैंडल करने के लिए पैरामीटर मौजूद नहीं है, बल्कि जो पेरेंट्स एट्रीब्यूट्स लिए हैं एक्स, उनको भी हैंडल किया गया, और उसके लिए मैंने सुपर के कीवर्ड को यूज करते हुए चाइल्ड पेरेंट क्लास जो ए है उसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल किया। ठीक है, अब मैं एक टेस्ट क्लास क्रिएट करूंगा जो कि ये जो क्लासेस मैंने क्रिएट की हैं इनको टेस्ट करने के लिए कि ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, नई क्लास में क्रिएट करता हूँ टेस्ट इनहेरिटेंस, ये टेस्ट ए के नाम से। टेस्ट बी के नाम से क्लास में क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मैं मेन का फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, ये मैंने मेन का फंक्शन बना लिया।
ये जो ब्रैकेट्स हैं अरे वाली स्ट्रिंग के बाद लग रखनी है। ठीक है, स्टैटिक मेन फंक्शन बना लिया। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। अपने कॉरेस्पॉन्डिंग फोल्डर में ठीक है, अब मैं देखता हूँ इसको फाइल क्रिएशन में कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा बन गया क्लास का फोल्डर। अब मैं इसमें देखें, यहाँ पर मुझे एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो क्लास का नाम ऑब्जेक्ट ए इक्वल टू यू ए, उसे मैंने वैल्यू दे दी है 3 और सॉरी इंटीजर वैल्यू दे दी और स्ट्रिंग वैल्यू दे दी है ए। ठीक हो गया। तो ये ए क्लास का मैंने इसमें कंस्ट्रक्टर बना लिया। ठीक हो गया। और इसी तरह मैं बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, लेकिन जो बी का कंस्ट्रक्टर है उसके हिसाब से उसको एक इंटीजर वैल्यू, पहला एट्रीब्यूट इंटीजर, दूसरा जो है वो एट्रीब्यूट स्ट्रिंग टाइप का, और तीसरा जो है डबल टाइप का है। ठीक है, ये मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए। अब इन वैल्यूज को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम printf का फंक्शन यूज कर लेंगे। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि एक क्लास के जो एक तो मैं इसमें कंस्ट्रक्टर जो है कॉरेस्पॉन्डिंग पहले वो कॉल कर लेते हैं कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कब कॉल हुआ। तो इसके अंदर मैसेज में लिखता हूँ बी कंस्ट्रक्टर कि बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, और ए क्लास के अंदर मैसेज लिख देता हूँ ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ठीक है, ए क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसमें भी मैंने ये नहीं लिखा था, जो भी एग्जांपल है हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो ये मुझे मैसेज डिस्प्ले होकर प्रॉपर कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो। इसमें कंस्ट्रक्टर का मिसमैच का इशू आ रहा है। ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्टर ए इन क्लास ए कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स। तो वो देखें ए क्लास में यहाँ पर अब इसमें देखें ये इशू आया है क्योंकि ये प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं।
फिर मैं इनको प्रोटेक्टेड बना दूं, जो कि हमने लास्ट टाइम प्रोटेक्टेड की टाइप पढ़ी थी। अब इसको ठीक है। तो ये इशू क्यों आया, क्योंकि हमने चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट को एक्सेस किया था, लेकिन उसमें प्रोटेक्टेड का जो वो प्राइवेट है। तो अब लास्ट वीक हमने सेशन से पहले प्रोटेक्टेड डाटा टाइप पढ़ी थी, तो वो प्रोटेक्टेड डाटा टाइप यूज करना यहाँ पर मस्ट है। ठीक हो गया। तो अब देखते हैं कंस्ट्रक्टर्स कैसे कॉल हुए हैं। अब जो क्लास मैंने बनाई थी टेस्ट बी के नाम से, टेस्ट बी के नाम से क्लास बनाई, इसको रन करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें पहले ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये जब पहला मैंने लाइन लिखी है ए का ऑब्जेक्ट। फिर जब बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो इसमें देखें पहले ए क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। इसका मतलब है जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो उससे पहले पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक हो गया।